हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर प्रियंका जैन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। ये जो हम सीडी आज बना रहे हैं, ये सिप्ला का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने का। इसमें आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे असेस कर सकते हैं और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो, जिससे कि आगे जाकर वो एक हेल्दी एडल्ट बन सके। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, पीडियाट्रिशियंस के लिए और बाकी अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। तो जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इंडिया में डिसेबिलिटी का क्या सीन है। हम क्यों हमारे देश में बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन में 4 to 8% लोग डिसेबल्ड हैं, जिसमें से 30 to 45% बच्चे हैं। और इसमें से out of these 30 to 45%, only 1% children go to school, and one third of and among these 35 to 45% बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, इसमें से 1/3 को हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिसेबल्ड होने से, या उनकी डिसेबिलिटी हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, जिससे डिसेबिलिटी का बर्डन इंडिया में कम हो। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडोलेसेंट पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एडोलेसेंट गर्ल ये आगे जाकर एक हेल्दी मदर बनती हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आयरन और प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। उन्हें हमें रुबेला के लिए वैक्सीनेट कराना चाहिए, जिससे जब वो प्रेग्नेंट हों तब उन्हें रुबेला का इन्फेक्शन ना हो। जब हम मदर की बात करते हैं तो मदर बनने से पहले आफ्टर मैरिज हर लेडी की हेल्थ काउंसलिंग होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में उसे क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, जिससे वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। इसमें एज ए हेल्थ प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट की भी ड्यूटी बन जाती है कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको ढंग से काउंसिल करें कि उसको अपना क्या ख्याल रखना है। अब अगर हम मदर की कॉजेज़ की बात करें तो गायनेकोलॉजिस्ट का काम बनता है कि वो हर प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ के लिए चेक करें, हाइपरटेंशन के लिए चेक करें, उसका थायराइड स्टेटस चेक करा जाए, उनका टॉर्च लेवल कराया जाए, जिससे कि उन्हें टॉर्च इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज टॉर्च इन्फेक्शन कॉजेज डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन। डिसेबिलिटीज़ कई तरीके की हो सकती हैं बच्चों में। अगर प्रेग्नेंट लेडी को फर्स्ट 3 मंथ्स में टॉर्च इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चा मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड हो सकता है, उसको कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं। मदर का न्यूट्रिशन फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ वो पीरियड होता है जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं। अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होगा, तो बच्चे के जो न्यूरॉन्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उनका नंबर अच्छा नहीं होगा, उनका माइलिनेशन अच्छा नहीं होगा और बच्चा आगे जाकर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो सकता है, फिजिकली डिसेबल्ड हो सकता है। साथ में गायनेकोलॉजिस्ट को ये भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि एक ही फैमिली में मैरिजेस ना हो, जितना भी हम काउंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसमिट होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं। मदर की एज 16 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हो, और 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। कम एज में प्रेग्नेंट होने से माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है और बच्चा लो बर्थ वेट का या प्रीमेच्योर पैदा होता है। और अगर माँ की एज ज़्यादा है तो बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अगर माँ को हाइपरटेंशन है तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बच्चा कम वजन का या प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है। मदर अगर स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या दवाएं बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के लेती है, तो बच्चे में बहुत सारी एनोमलीज हो सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। उसके बाद में फर्स्ट 3 मंथ्स में सभी गायनेकोलॉजिस्ट को फर्स्ट 3 मंथ्स में मदर को फोलिक एसिड टैबलेट्स जरूर देनी चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे बाद में मेनिंगोमाइलोसिल वगैरह हो सकती है, बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है। फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद में मदर को आयरन और कैल्शियम दिया जाना चाहिए। अगर मदर एनीमिक है तो बच्चा इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड हो सकता है और IUGR भी हो सकता है।
मतलब कम वजन का पैदा हो सकता है, और डिलीवरी भी प्रीमेच्योर हो सकती है। अगर मदर में कैल्शियम कम है, बच्चे में भी कैल्शियम कम हो सकता है, और बच्चे में कन्वर्जेंस हो सकते हैं, या बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हैवी लोड नहीं उठाना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, दोपहर में भी 2 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि सोने से, प्रॉपर रेस्ट लेने से प्लेसेंटल सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे का वेट ठीक होता है। सारी कंजेनाइटल एनोमलीज हम 18 वीक्स पर अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो 18 वीक्स पर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जिससे कि हम कंजेनाइटल एनोमलीज को टाइमली डिटेक्ट कर पाएँ। मदर क्या सोचती है प्रेगनेंसी के समय? हमें लगता है कि इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार नई नई शादी होती है, मदर डिप्रेस्ड होती हैं, कई बार रोती रहती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, या लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में आपस में हस्बैंड वाइफ के झगड़े रहते हैं। लेकिन जो भी जैसा भी हम सोचते हैं, ये देखा गया है कि उसका प्रभाव हमारे फीटस की थिंकिंग के ऊपर पड़ता है। तो सभी परिवार के सदस्यों की ये ड्यूटी बनती है कि घर का एनवायरनमेंट हेल्दी रखें, लड़ाई झगड़ा ना रखें। दूसरा, मदर का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर माँ डिप्रेस्ड फील करती है प्रेगनेंसी के समय, तो बच्चे की सोच भी डिस्टर्ब पैदा होती है। मदर प्रेगनेंसी के समय क्या सोचती है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, इस बात का बच्चे की नेचर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मदर प्रेगनेंसी के समय डिप्रेस्ड है, तो बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए परिवार के हर सदस्य का ये फर्ज बनता है, साथ में डॉक्टर्स का ये फर्ज बनता है कि जब प्रेग्नेंट लेडी उनके पास आए तो वो काउंसिल करें, उसके हस्बैंड की भी काउंसलिंग करें कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, मदर का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसे प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा काम ना कराएं। सारी डिलीवरी जो होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को सारी डिलीवरीज में पीडियाट्रिशियन को ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि ये पेरीनेटल पीरियड बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। जैसे गांव में कहीं भी डिलीवरी हो जाती है, कोई सर्विसेज नहीं होती, कोशिश ये होनी चाहिए कि सारी डिलीवरी पीडियाट्रिशियन अटेंड करे, क्योंकि बच्चा अगर 5 मिनट तक नहीं रोता है तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में उन 5 मिनट में ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं, क्योंकि बच्चा जब पहली बार रोता है तब उसका लंग, उसका फेफड़ा तब पहली बार काम करता है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर तो बच्चा जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है वो प्लेसेंटा से ले रहा है। तो इसलिए उस समय पीडियाट्रिशियन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रीमेच्योर बच्चे, लो बर्थ वेट बच्चे, एस्फिक्सिएटेड बच्चे, या बच्चे को पैदा होने के बाद में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस रही हो, या पैदा होते ही उन्हें नर्सरी में रखा गया हो, वेंटिलेटर पर रखा गया हो, या उन्हें इन्फेक्शन हुआ हो, या दौरे पड़े हो, तो ये सारे बच्चे हाई रिस्क बच्चे कहलाते हैं। और एज अ पीडियाट्रिशियन और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम सभी की ये ड्यूटी बन जाती है कि इन बच्चों को स्पेशल केयर दी जाए, क्योंकि ये वही बच्चे होते हैं जिनको बाद में डिसेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन बच्चों को हम हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स कहते हैं। इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बाद में, जो पेरेंट्स को नहीं पता होता। तो हमें पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहिए कि आपके बच्चे हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स हैं, इनको बाद में सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पैल्सी एक वो बीमारी होती है, ये एक बीमारी भी नहीं है, ये सेरेब्रल पैल्सी एक डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा फिजिकली इम्पेयर्ड होता है, वो टाइम से बैठेगा नहीं, टाइम से चलेगा नहीं, या बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, बच्चे को सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, उसे टच फील ही नहीं होगा, जैसे उसे यही नहीं पता लगेगा कि कौन सा टच रफ है और कौन सा स्मूथ है, या उसकी विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा ब्लाइंड हो सकता है, हियरिंग डिसेबल्ड हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि बहरा हो सकता है, या बच्चे की स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में हो सकता है बच्चा अच्छा ना करे, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि ये बच्चे हाई रिस्क न्यूबॉर्न होते हैं और इनको ये प्रॉब्लम लेटर ऑन हो सकती है। लेकिन हमारे कंट्री में अवेयरनेस की बहुत कमी होने की वजह से पीडियाट्रिशियंस या पेरेंट्स इस बात पर ध्यान ही नहीं देते और उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब बच्चा, हमें एज अ पेरेंट बच्चों के सारे माइलस्टोन्स पता होने चाहिए कि बच्चा 2 महीने पे माँ को देख के मुस्कुराता है, 6 महीने में बच्चा सपोर्ट के साथ बैठना शुरू कर देता है, 4 महीने पे बच्चे की गर्दन संभलने लगती है, या कोई भी चीज़ 6 महीने से पहले गिरती है तो बच्चा चौंकता है, या बच्चे को हम कोई लाइट दिखाएं तो बच्चा उसको 1 महीने के बाद फॉलो करता है।
तो इससे हम बच्चे की विजन और हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं, जो 6 महीने से पहले टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा बच्चा 8 महीने पर बिना सहारे के नहीं बैठता है या वो कोई शब्द बोलता नहीं है, जैसे कि 3 मंथ्स पर नॉर्मली बच्चे बैबल करने लगते हैं, अगर बच्चे के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। 9 महीने पर बच्चा कुछ पकड़ के खड़े होने की कोशिश भी करने लगता है। इसमें भी कुछ इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं, कई बार बच्चे थोड़ा सा लेट करते हैं। 10 मंथ्स पर बच्चा क्रॉल करने लगता है और 1 साल पे कुछ बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, और अगर चलेंगे भी नहीं तो सहारे से पकड़ पकड़ के, इंडिपेंडेंटली ना भी चलें तो सहारे से चलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि उनको क्या देखना है। एज ए पीडियाट्रिशियन हमारा रोल बनता है कि जब ये बच्चे हमारे पास, चाहे वो हाई रिस्क न्यूबॉर्न हो चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो, जब ये हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि जैसे बहुत सारे हम लोग ऐसा काम करते हैं जो बाद में बहुत ही खराब लगता है कि जब हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आया तो हम सिर्फ वैक्सीनेशन कर देते हैं, पेरेंट्स से ये पूछते ही नहीं है कि आपका बच्चा ये सब चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या पेरेंट्स को एजुकेट ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें कि आप ये चीज़ें नोट करें। इस सब की इम्पोर्टेंस है, साइंटिफिक बेसिस है इस सब चीज़ों का कि हमें हर काम टाइमली करना है, क्योंकि फर्स्ट 1 ईयर जो है बच्चे की ज़िंदगी का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। इस समय बच्चे की ग्रोथ लाइफ में सबसे फास्ट होती है। 2 साल की एज पर बच्चे का 90% ब्रेन बन जाता है, बाकी बचा हुआ 10% 2 to 5 ईयर्स के बीच में बन जाता है। फर्स्ट 1 ईयर में क्योंकि बर्थ पर बच्चा करीब करीब 50 सेंटीमीटर्स लंबाई में होता है, एक एवरेज बच्चा, उसका वेट 3 kg होता है और उसका हेड का साइज 33.5 to 35 सेंटीमीटर्स होता है। 1 साल के बच्चे का वेट 3 kg से 9 kg हो जाता है। इसका मतलब 1 साल में उसने 6 kg वेट गेन किया और उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर्स हो जाती है, जिसका मतलब वो 25 सेंटीमीटर गेन करता है। हेड सरकमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर से 47 सेंटीमीटर्स हो जाती है, जबकि एक एडल्ट ब्रेन जो 5 ईयर्स पर हम रीच कर लेते हैं उसका साइज 51 सेंटीमीटर्स होता है। तो आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट 1 ईयर में बच्चे की ग्रोथ कितनी फास्ट है, और अगर हम वो क्रूशियल ईयर नेग्लिजेंस में निकाल दें तो हम डिसेबिलिटी को जन्म दे रहे हैं। इस समय बच्चे के ब्रेन में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, माइलिनाइजेशन हो रहा होता है, बच्चे के न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, न्यू साइनेप्टिक कनेक्शंस बन रहे होते हैं, हर सेकेंड मिलियंस ऑफ नए कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन अगर हम उन कनेक्शंस को स्टिमुलेट नहीं करें, उनको यूज नहीं करें, तो ये डिसयूज में चले जाते हैं। इसको कहते हैं प्रूनिंग ऑफ साइनेप्सेस। तो हमारा इस जो हम बच्चे के साथ हम स्टिमुलेशन देते हैं, इसको कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी। जो बच्चे एट रिस्क होते हैं या हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स जो पैदा होते हैं, उनको जनरली अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी नर्सरी के अंदर ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि उनके ब्रेन में नए कनेक्शंस बने और हम उनको, इन बच्चों को डिसेबल्ड होने से बचा सकें। फर्स्ट 1 ईयर में न्यूट्रिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि माइलिन शीट्स के बनने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। साथ में बच्चे की डाइट आयरन रिच होनी चाहिए। अगर हम डाइट भी आयरन रिच नहीं है तो हमको बच्चे को सप्लीमेंट्स देने चाहिए आयरन और कैल्शियम के लिए। टाइमली बच्चे की टांगों की बोइंग को भी डिटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जब उनको रिकेट्स डेवलप हो गई होती है और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होता है। हमें फर्स्ट 1 ईयर में स्टिमुलेशन कैसा देना चाहिए, हम पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं जब वो हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आते हैं। स्टिमुलेशन के कई एरियाज होते हैं। एक तो होता है कि हम बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, जिससे उसकी विजन अच्छी डेवलप हो। एक हम उसकी हियरिंग को डेवलप करने के लिए स्टिमुलेशन देते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑडिटरी स्टिमुलेशन। थर्ड स्टिमुलेशन इज मोटर स्टिमुलेशन। बच्चे का डेवलपमेंटल असेसमेंट हम 4 एरियाज में देखते हैं फर्स्ट 1 ईयर में कि फाइन मोटर फंक्शंस उसके क्या हैं। फाइन मोटर में आता है कि बच्चे हाथों का यूज कैसे कर रहे हैं, जैसे कि पेंसिल का पकड़ना, जो जैसे कि हम एडल्ट लोग पकड़ते हैं, ये 9 मंथ पर आता है। अगर बच्चा इस चीज को नहीं यूज कर रहा है या उसका अंगूठा हाथ के अंदर जा रहा है तो दैट मीन्स उसको एबनॉर्मेलिटी है, उसको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, उस बच्चे को एक्सरसाइजेस कराई जाती है।
या बच्चा टाइम से बैठ नहीं रहा है, टाइम से चल नहीं रहा है, तो इसके लिए भी उसको एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। बच्चे की स्पीच से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, हमने देखा कि 9 मंथ्स पर या एट द मोस्ट 1 ईयर तक अगर बच्चा 2-3 वर्ड नहीं बोल रहा है और 1.5 साल की एज तक 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस नहीं बोल रहा है या 3-4 मंथ पर उसने बैबलिंग स्टार्ट नहीं करी, तो ये सीरियस मैटर है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन बच्चे हो सकता है बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड हो, उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है तो लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हो रही है, और अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप होगा। हम जो सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है और वो चीज़ें हमें इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो हमारे वोकैबुलरी ही कुछ नहीं होगी अगर हमें सुनाई नहीं देता है। हियरिंग और विजन का टेस्ट होना फर्स्ट 6 मंथ से पहले भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उस समय आई में और ईयर में नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं। अगर हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो वो वेस्ट चले जाएंगे। अगर कोई बच्चा डेफ है तो हमें 6 मंथ पर ही उसको हियरिंग एड दे देनी चाहिए, जिससे कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके। हियरिंग, क्योंकि बच्चा जब सुनेगा तभी तो उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमें सबको एजुकेट करना चाहिए। फर्स्ट 1 ईयर के बाद, फर्स्ट 1 ईयर पर बच्चा 1 ईयर की एज पर बच्चा 9 kg होता है, 2 ईयर्स पर उसका वेट 12 kg हो जाता है, 1 ईयर पर उसकी हाइट 75 सेंटीमीटर्स होती है, जो 2 ईयर्स पर जाकर 88 सेंटीमीटर्स हो जाती है, और हेड का साइज 47 से रफली 49 हो जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट 1 ईयर में ग्रोथ बहुत फास्ट थी। 1 to 2 ईयर्स में उसका वेट गेन 6 से ओनली 3 kg हुआ, उसकी हाइट 25 सेंटीमीटर से घटकर ओनली उसने 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर्स के करीब